हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए, हमारा एक टॉपिक चला था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाला। उसमें लास्ट में 3-4 पेज छोड़ दिए थे मैंने। और हालांकि उसके कुछ डिस्कशन हम लोगों ने कर लिए थे, लेकिन अभी जो है वो उसको चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर दो बातें मैंने बताई थी। एक तो बताया था ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है गवर्नमेंट ने पहले से बता दिया कि आप इस इंडस्ट्री में इतने परसेंट तक का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जो ऑटोमेटिक रूट के अलावा बिजनेसेस हैं, उसके लिए आपको परमिशन गवर्नमेंट से, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो जो होता है उसको बोलते हैं अप्रूवल रूट। क्या बोलते हैं दूसरा नाम? ग्लोबल रूट। अप्रूवल रूट। ठीक है। यहाँ इसमें बुक में कहीं लिखा नहीं है, मैंने आपको बता दिया। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, जहां पर विदाउट प्रायर अप्रूवल हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें 2.2 स्टेज प्रोसेस बताए थे। एक तो ये बताया था उसने कि जो आपका इंडियन कंपनी है, जिसको पैसा चाहिए, वो क्या करेगी, आरबीआई के रीजनल ऑफिस में जहां पर आता है वहां पर विद इन 30 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, जब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो एप्लीकेशन के 30 डेज के अंदर उसे पहले वो करना है। ठीक है। अब एप्लीकेशन आ गई उसके पास। मान लिया ऑस्ट्रेलिया से कोई कंपनी कह रही कि हम आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसके बाद अब आप शेयर अलॉट करोगे। तो दूसरी स्टेज होती है रिपोर्टिंग की, जब आप ये परमिशन नहीं ले रहे हो, ये बात ध्यान रखो, आप सिर्फ इंटीमेट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक रूट है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर सेकंड वाली बात आती है। सेकंड वाले में सेकंड वाली बात आती है कि अगर आप किसी से भी पैसा ले रहे हो, तो वहां पर जब आप उसको सारी चीजें करोगे, इसमें लिखा इशू ऑफ शेयर करोगे। मीन्स पहले उसने अप्लाई किया था, तो आपने 30 डे के अंदर आरबीआई को बता दिया। अब आपने उसको शेयर इशू कर दिए, चाहे वो नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर है, ठीक है, चाहे वो कंपनी है, तो वो सब जो है वहां से आपको परमिशन नहीं है। ठीक है। अब दूसरा आया गवर्नमेंट रूट। दूसरा कौन सा है? गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक इसमें रूट क्या में क्या क्या आता है? है? ऑटोमेटिक रूट में क्या आता है? ऑटोमेटिक में अभी सामने नीचे स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, जैसे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री 100% ऑटोमेटिक। अच्छा, ओके सर। ठीक है। मतलब जिसमें जितना परसेंट गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, वो आता है ऑटोमेटिक रूट में। उससे ज्यादा अगर आपको करना पड़ेगा, तो पहले क्या लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से? आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एक्टिविटीज नॉट कवर द ऑटोमेटिक रूट रिक्वायर्ड प्रायर गवर्नमेंट परमिशन। तो इसको मैंने दूसरा नाम क्या दिया? अप्रूवल रूट। ठीक है। प्रपोजल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू द गवर्नमेंट रूट are reviewed by the relevant administrative ministry department. Proposals involving a total foreign equity infusion of the more than 5,000 crore require clearance from the Cabinet Committee on Economic Affairs. ठीक है। FDI from, और एक दूसरा बोला हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान से एफडीआई लेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें टेररिस्ट फंडिंग भी हो जाती है, तो पाकिस्तान से लेना है तो ठीक है, उसको भी क्या है, गवर्नमेंट रूल में लिया गया है। ठीक। पाकिस्तान से कोई फंडिंग ले रहे हैं तो दूसरा उसने बोला कितने अमाउंट से ऊपर? 5,000 करोड़ से बड़ी कोई भी फंडिंग ले रहे हैं आप, तो आपको कैबिनेट सीसी, आप लोग जब तैयार करते होंगे सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब जो मिनिस्ट्री होती है
उसमें पीएम के साथ में कुछ कमेटियां होती हैं। तो इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कमेटी होती है, जैसे डिफेंस कमेटी होती है, फॉरेन कमेटी होती है, ऐसे ही इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कमेटी होती है, उनसे प्रपोजल को क्लियरेंस लेना पड़ता है। ठीक है। और या अगर आप पाकिस्तान से ले रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए सब कुछ अप्रूवल रूट पर है। कुछ भी आप लेंगे तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई ना? ठीक है। अब बात आती है कि वो जो एफडीआई की परसेंटेज है, जो कॉमन सेंस से भी आपको समझ में आ जाएगा, जिससे हमारे देश को कोई ऐसा खतरा टाइप का नहीं है, सिक्योरिटी का खतरा नहीं है, हमारे वहाँ की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी ऐसा खतरा नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ? एंट्री रूट ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली का मतलब है 100% तक आप मंगा सकते हैं। कहाँ तक? एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, माइनिंग, कोल एंड लिग्नाइट, और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तक। ठीक है। अब नीचे कहता है कि एफडीआई अलाउड तो है 100%, बट उसमें 74% तो ऑटोमेटिक ले आओ आप। ठीक है। और इसमें बोलता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अब एक नया चेंज आया। क्या? उसने कहा अप टू 100% हो सकता है बाई गवर्नमेंट रूट इन एक्सेस टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो अगर ये एक्सेस का मतलब है पहुंच, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पहुंच बनाना। तो अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने वहां, तो आपको यही 74 कितना हो सकता है? 100% 100%। हो सकता है। बट उस 26% के लिए आपको सरकार से क्या करना होगा? परमिशन लेना परमिशन होगा। लेनी होगी। ठीक है। सर अच्छा, वो सिर्फ डिफेंस के केस ब्रॉडकास्टिंग सारे केसेस में? है? सर वो सिर्फ डिफेंस के केस में या फिर सारे केसेस में? नहीं, ये केवल डिफेंस के लिए। डिफेंस सोशल उसका कंट्री की सिक्योरिटी का मामला है ना, जी। इसीलिए। अच्छा, ये मैंने आपको शायद बताया था कि क्यों इसे 26% तक का कब्जा रखते हैं, ये 75% क्यों नहीं किया? मैंने आपको एक दिन बताया था। इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका है? कि आप जो है, एक तो 0%, ठीक है, एक है 26%, एक है 49%, एक है 74%, और एक है 100%। ठीक है। तो ये जो 26 का बैरियर है, 26% अगर किसी भी कंपनी के पास, किसी कंपनी के शेयर होते हैं, तो वो उनके डिसीजंस में इंटरफेयर कर सकती है। तो उसके लिए कम से कम 26% के शेयर होना जरूरी है। इसीलिए कोई भी जब भी ये होती है बात, तो 74 तो अलाउड कर दिया उसने। मान लिया 74% पूरा पैसा विदेशियों ने लगा दिया, लेकिन 26% इंडिया के ने लगाया है। तो वो जब भी चाहेगा तो कुछ ऐसे डिसीजंस पे अपना इंटरफेयर कर सकता है। ठीक है। और आपने इसका एक वो है, गाड़ी है, उसका नाम सुना होगा, जगुआर। सुना है? जगुआर कंपनी है, जी कार सर, कार सुना कंपनी, है। हाँ। जो टाटा ने ले ली है। तो टाटा ने पता क्या किया था? टाटा ने जो इसके मार्केट में लोगों ने शेयर ले रखे थे, वो छोटे छोटे शेयर करके 26% शेयर ले लिए उसने। कैसे लिए? उसने कंपनी को पता भी नहीं लगने दिया। उसने मान लिया 5 शेयर राम से ले लिए, 15 शेयर श्याम से ले लिए। कौन से शेयर? जो मार्केट में थे। और कुल मिला के उसके पास कितने होंगे शेयर? 26% हो गए। अब वो वहां की जो बोर्ड की मीटिंग्स होती थी उसमें बैठने लग गई। तब वो अपना प्रपोजल ले आई कि हम इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं। और कंपनी बेचने वाले ने क्यों बेच दी कंपनी? घाटा हो रहा। नहीं नहीं ना। आपको पता है कि यूट्यूब जो चल रहा था उसको गूगल ने खरीदा। व्हाट्सएप जब चल रहा था उसको फेसबुक ने खरीदा। मालूम है? ये जानकारी है? जी। ठीक है। तो क्या व्हाट्सएप घाटे में चल रहा था? नहीं नहीं। क्या यूट्यूब घाटे में चल रहा था? ना। नहीं। बट बेचने वाला को मुंह मांगे दाम जैसे मिल जाते हैं।
खरीदने वाले को रेडीमेड बनी हुई कंपनी मिल जाती है, ठीक है। और ऐसा अक्सर होता रहता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक कंपनी दूसरे को खरीद ले, मेडिसिन फार्मास्यूटिकल में एक कंपनी दूसरे को खरीद ले, ऐसा चलता रहता है। पेट्रोलियम में एक कंपनी दूसरे को खरीद ले। अभी भारत पेट्रोलियम को किसने ले लिया है? भारत पेट्रोलियम को शायद इंडियन ऑयल ने ले लिया है ना, ये जानकारी। अच्छा। एक एसआर पेट्रोल होता था, आपने देखा होगा, लाल रंग का। आज वो ग्रीन और ब्लू कलर का हो गया है। न्यारा ध्यान करते हैं सब चीजें, हाँ, नायरा न्यारा हो गया सर। नायरा नायरा करके, ठीक है। तो ऐसा होता रहता है। तो इसीलिए जो 26% का स्लॉट लगा रखा है, इसका मतलब ये है कि 26% कम से कम इंडिया वाले के पास जरूर रहे, ठीक है। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग में 100% है। इसमें से सिंपल आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आउट ऑफ दिस विच इज नॉट कवर्ड अंडर 100% ऑटोमेटिक रूट, ऐसे करके फैक्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सर, हाँ, सर कंपनी में 15% बेनिफिशियल ओनर रहता है, जो 15% रहता है वो भी तो डिसीजन मेकिंग ले सकता है, जैसे मैंने फिर से पढ़ा। बोलना, 15% रहता है। बेनिफिशियल ओनर है, जो 15% रहता है तो वो भी तो डिसीजन मेकिंग ले सकता है। ये आपने कहीं, मतलब आपका बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड से है? नहीं सर, एक्चुअली मैं जेईबी के लिए ही पढ़ा था, तो उसमें जो अच्छा, बेनिफिशियल ओनर है जो हाँ, 15% रहता है, अगर 15% बेनिफिशियल ओनर है उसको तो बोलते बेनिफिशियल हैं ओनर, प्रोमोटर की कैटेगरी में आ सकता है, वो लेकिन बेनिफिशियल ओनर के 26% लिए। एक मेजर बेंचमार्क है। ओके, जो 15% वाली बात आप कर रहे हैं ना, जी जी, वो आता है प्रोमोटर कैटेगरी में। इसको हम देखते थे एक्सपोजर नॉर्म्स में। मतलब कोई कंपनी के किसी के भी अगर 15% शेयर किसी के पास हैं, तो एक्सपोजर नॉर्म्स में ये माना जाता है कि ये उसी की कंपनी है। उसको प्रमोटर का दर्जा, मतलब विशेष हैसियत तो मिल जाती है, लेकिन बोर्ड के कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन में इंटरफेयर करने की पावर नहीं आती। वो आती कितने परसेंट पे? 26%। 26% पे। ठीक है। और 15% वाला लॉजिक क्लियर हुआ आपको? यस सर, यस सर। मतलब वो प्रमोटर कैटेगरी में आता है। उसको जब भी होगा तो उसको विशेष निमंत्रण दिया जाएगा, उसके लिए घर में गिफ्ट भिजवाए जाएंगे, उसके लिए स्पेशल सुविधाएं दी जाएंगी, उसका नाम हमेशा ध्यान रखा जाएगा, इस तरह कुछ कह लीजिए आप, ठीक है। चलो, ब्रॉडकास्टिंग में बोलते हैं कि ऑटोमेटिक रूट में 100% है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विस में 49% है। और यहां पर एक बात और बोली कि किससे परमिशन लेनी है? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के। इसका जीता जागता उदाहरण अभी आपको चर्चा में सुनाई दे रहा होगा, बताओ। वोडाफोन के। एनडीटीवी सर। बीबीसी। आपने देखा आजकल उसके बाद इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, एनडीटीवी। ठीक है। अब उसने बोला हुआ है कि कंटेंट सर्विस, यानी आप जो समाचार दोगे उसका कंटेंट डेवलप करने की जिम्मेदारी हमेशा किसकी होगी? मतलब हमारी। 51% जिम्मेदारी इंडिया वाले की, 49% तक का दे सकते हैं उसमें हिस्सेदारी। क्योंकि जैसे ही आपने 51% दे दी, 49 से ज्यादा दे दी, तो इसका मतलब कंटेंट किसका पड़ा जाएगा फिर? उसका। बाहर वाले का, ठीक है। तो ये जो है ब्रॉडकास्टिंग का मतलब तो है आप कुछ भी खोल लें, चैनल पैनल कुछ भी खोल लें, लेकिन जो उसमें कंटेंट सर्विस होगी, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विस, उसमें 49% के बाद आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? गवर्नमेंट, सरकार। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक जहां पर भी 100% है वहां तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, और जहां पर भी 100 से कम है वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो,
uplinking of non news and current affairs, TV channels, downline linking of the TV channels. इसके लिए क्या बोला हुआ उसने? इसलिए बोला हुआ है ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, अब यहां पर इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूं। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? नीचे इसने टीवी चैनल्स लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, उनके लिए तो दे दी। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या? एक तरह से जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है उसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोल रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, बीबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कंपनी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है ना, बीबीसी। तो ये बीबीसी क्या है? ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। ठीक है, अब इधर जो है ये जो चैनल है, ये चैनल ब्रॉडकास्टिंग नहीं है। ये क्या करते हैं? इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किससे लेते हैं? सरकार से लेकर के वो करते हैं। ठीक है, उनको एक रेंज दे दी गई है। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग वाले कौन है? वो अपना वो बेचते हैं। क्या राइट्स। क्या क्या बोला आपने? राइट्स, हिस्सा। नहीं, वो जैसे हमारा मोबाइल कनेक्शन चलते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी रेंज में चलते हैं ना। स्पेक्ट्रम वर्ड है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम जो है वो यूज करते हैं कम। ठीक है, चलो अब प्रिंट मीडिया की बात आई, तो प्रिंट मीडिया में देखो केवल कितनी परमिशन है बाहर की? 26%। हाँ, और बाकी अगर उससे ऊपर जाएंगे तो गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा permission। ठीक है, सिविल एविएशन पूरा क्या है? 100%। ठीक है, अब इसमें दो दिए हुए हैं। एक तो एयरपोर्ट दिया हुआ है। एयरपोर्ट का मतलब हो गया कि भैया वहां सफाई कराना, पेंटिंग कराना, ग्राहकों को पानी पिलाना, टिकट बुक कराना, ये तो हो गया एयरपोर्ट। जहाज का उतरना, जहाज के चढ़ने में हेल्प करना, सब एयरपोर्ट हो गया। बट जब बात आती है एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस की, यानी हवाई जहाज कंपनी, बल्कि इसको ऐसे बोलेंगे हम लोग, जैसे अभी हमारी एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया को सरकार ने बेचा, उसको किसी विदेशी कंपनी क्यों नहीं खरीद पाई? क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा सर, अलाउ। क्योंकि 49 तक तो अलाउड था, और 49 से ऊपर करने के लिए उन्हें सरकार से क्या लेनी थी? परमिशन। अगर ये नहीं होता, ये 100% ऑटोमेटिक होता, तो कोई भी कंपनी ले सकती थी इसको। लुफ्थांसा एयर लेती, न्यूयॉर्क एयरलाइंस, अबू धाबी लेती, अमीरात लेती, कोई भी लेती। लेकिन क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेसी थी, इसलिए बाहर की कंपनी शायद हो सकता ना आई हो। तो ये बात समझ में आई। एयरपोर्ट के लिए तो 100% हम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण आप ऐसे ले लीजिए कि अभी कई सारे एयरपोर्ट जो हैं वो किसको दे दिए हैं? अडानी जी को दिए हुए ना, कई सारे एयरपोर्ट। ठीक है, तो वो उनकी जगह कोई विदेश से आ जाए और एयरपोर्ट को बनाना चाहे, खरीदना चाहे, तो वो 100% खुद खरीद सकता है एयरपोर्ट यहाँ पर। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट बेचे नहीं है, क्या किए हैं? लीज पे दिए हैं। लीज पे दिए हैं, बट सो कॉल्ड सेल है। क्यों? क्योंकि कितने साल की लीज है? 99। तो वो सो कॉल्ड जो है आप इस तरह ट्रीट कर सकते हैं कि वो क्या है? बेचे ही है, मतलब। ठीक है, क्योंकि आप नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, लेकिन कंपनी रहेगी। 99 साल बहुत होते हैं, 4 पीढ़ियां कम से कम पास हो जाती हैं। ठीक है, पता नहीं इतिहास में आगे क्या चलेगा। चलो, अब आते हैं हम लोग सिविल एविएशन। सिविल एविएशन में यहाँ देखो, यहाँ था आपका एयरपोर्ट, यहाँ पे क्या था आपका? एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट, और इधर आ गया आपका
सिविल एविएशन नॉर्मल वाला। तो सिविल एविएशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ, एक में एयरपोर्ट, एक में ट्रांसपोर्ट सर्विस और एक में सिविल एविएशन नाम की कंपनी। ठीक है, इसमें कितने परसेंट किया हुआ? 100%। ठीक है, कोई भी सिविल एविएशन की कंपनी यहाँ पर खोल सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि इन दोनों को मैं बाइफरकेट कैसे करूं। किसी के माइंड में आ रही बात? सीधे कंपनी खोलने वाली बात होगी। नहीं, कंपनी तो खोल रही है, लेकिन ये सिविल एविएशन वाली कंपनी क्या कर रही है और सिविल एविएशन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या कर रही है, दोनों में क्या फर्क हो सकता है? टेक्निकल सपोर्ट जो होते हैं ना, वो शायद हो सकता है। टेक्निकल सपोर्ट कौन सी, नीचे वाली? वही ट्रांसपोर्ट सर्विस है। ट्रांसपोर्ट सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब केवल कार्गो से तो मतलब नहीं है। मतलब ऐसा हो कि ये पैसेंजर वाला हो, ये पैसेंजर वाली हो और वो कार्गो वाली हो, ऐसा तो नहीं कहीं। चलो आप लोग इतना तीनों वर्ड को ध्यान रखना। एयरपोर्ट के लिए 100% है, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए 100% है, बट उसमें 49 से ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको? गवर्नमेंट परमिशन रूट। लेनी पड़ेगी। और सिविल एविएशन 100। तो एक तरह से कह सकते हैं है तो सब में 100%, लेकिन ये इसमें ट्रांसपोर्ट वाले में 49 से ऊपर में परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, टाउनशिप, हाउसिंग, बिल्ट अप इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कितना है? 100% है। इंडस्ट्रियल पार्क कोई बनाना चाहता है, जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इस तरह बनाना चाहता है, उसको डेवलप करने के लिए 100%। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, अब देखो इसमें भी कितना रखा हुआ है कि 74 रखा हुआ है। उस 74 में भी से आपको 49 से लेकर के 74 तक के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गवर्नमेंट के पास। और 74 से ऊपर बिल्कुल परमिट नहीं किया हुआ। देखो बिल्कुल भी परमिट नहीं किया हुआ है। क्यों किया हुआ? पता लगा कि विदेशी कंपनियां यहाँ पे आके क्या खोल लेंगी, मतलब खोल तो लेंगे, लेकिन उसमें 26% कम से कम किनका कंट्रोल रहना चाहिए? इंडियन का। इंडियन का। ठीक है, इसलिए उसने 74 के ऊपर बिल्कुल परमिशन दी ही नहीं है बिल्कुल। ठीक, चलो अब देखो आगे। सैटेलाइट एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन के लिए सब्जेक्ट टू द सेक्टरल गाइडलाइंस ऑफ द इसरो। तो इसरो के अकॉर्डिंग जो परमिट किया गया है उसमें 100% क्या हो सकता है, वो आपको क्या करना पड़ेगा? अलाउड तो है, बट क्या करने पड़ेगा गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट रूट। परमिशन। और कुछ ऐसा समझ लो कि एलन मस्क इंडिया में आकर के इसरो जैसा काम शुरू करते हैं तो उन्हें परमिशन तो मिल जाएगी, बट उन्हें क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, टेलीकॉम सर्विस 100% अलाउड है। कैश एंड कैरी होलसेल ट्रेडिंग कंपनी जो होती है, होलसेल ट्रेडिंग कंपनी को खोलना चाहता है यहाँ पर, वो भी क्या है? 100% है। ई कॉमर्स एक्टिविटी, अमेजोन वगैरह, 100%। सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, सिंगल ब्रांड से मतलब है कि जैसे आपने प्यूमा का शोरूम खोला हुआ है, वो सिंगल ब्रांड है। और मल्टी ब्रांड प्यूमा, नाइक, वुडलैंड सभी का। तो यहाँ पर क्या है? 49 तक वैसे है और उससे ऊपर आपको परमिशन लेनी है। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में आपको 51% तक बाहर से अलाउड है, और बाकी अगर 49% और चाहिए तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये वाला था। ठीक है, ये इसी का रेप्लिका है। ड्यूटी फ्री शॉप, ड्यूटी फ्री शॉप का मतलब है जहाँ पे टैक्सेस ना लगे, जो जिन दुकानों में टैक्सेस नहीं लगते हैं उस तरह की दुकान खोलने के लिए 100% अलाउड है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी खोल दिया है 100%, यानी कि ब्रिज बनवाना है, कुछ करना है। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई कंपनी कहाँ से आ सकती है हमारे इंडिया में?
बाहर से भी आ सकती है, ठीक है। बैंक, ये आपको पता ही है कि पहले ये 49 था, लेकिन अभी उसको 74 किया गया है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। पब्लिक सेक्टर बैंक, जो हमारे सरकारी बैंक है, उसमें 20% तक तो फॉरेनर आ सकते हैं और फॉरेन वाले शेयर ले सकते हैं, उससे आगे के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर 20% है, और वो 20% के लिए भी आपको किससे परमिशन लेनी है, क्लियरेंस लेना है सरकार गवर्नमेंट से। से। और CIC, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, हमने बताया था, जो सिबिल का दूसरा नाम क्या हो गया, सिबिल ट्रांस यूनियन। तो इसने जो है, हो सकता है कि 100% सिबिल खरीद ली हो, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह में कंपनियां लगी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन द सिक्योरिटी मार्केट, यानी कोई अपना एक्सचेंज बनाना चाहते हैं इंडिया में अपना, तो वहां पर 49% ऑटोमेटिक है। उसके ऊपर 49% के ऊपर क्या है, परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं नहीं मिलेगी सर। मिलेगी, नहीं मिलेगी। परमिशन वाला मामला तभी आएगा जहां पर ये जो यहाँ लिखा हुआ है, उससे उससे कम यहाँ पर कुछ लिखा हो। जैसे यहाँ 74 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक 49 का स्लैब बनाया, एक 49 से 74 का, इसका मतलब 49% तक तो आप ले जाइए, उससे ऊपर यहाँ तक जाना हो तो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। इंश्योरेंस सेक्टर, ये भी पिछले 2 सालों में बढ़ाया हुआ है। पेंशन सेक्टर में 49%, पावर एक्सचेंज में 49%। पावर एक्सचेंज का मतलब जो ये ग्रिड वगैरह बनते हैं ना, व्हाइट लेवल ATM ऑपरेशन में 100%। फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाई RBI, सेबी, एडा और एनी अदर रेगुलेटर, तो उनके लिए क्या है, 100% है। और उसके बाद फार्मास्यूटिकल, अभी मैंने पीछे बात की थी, इसे फार्मास्यूटिकल को क्या कर रखा है इन्होंने, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड किया हुआ है। तो ग्रीन फील्ड का मतलब जो मतलब वेलफेयर काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स होती हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल ऐसा बोला हुआ है। जो कुछ रेस्ट्रिक्टेड मेडिसिन वगैरह का मामला आता है जहाँ पर, तो वहां पर 74% तक ऑटोमेटिक है तो 100%, लेकिन उससे ऊपर आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो 100% है, बट आपको परमिशन, तो गवर्नमेंट लिखने का मतलब है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब FDI कितने तरह के होते हैं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो क्या करेगा कि 3 टाइप के FDI दिए हुए उसने, ग्रीन, ब्राउन और जॉइंट वेंचर। तो वो क्या करेगा, ग्रीन, ब्राउन और रेड ऐसे करके एक और दे देगा, तो आपको वहां कंफ्यूजन होना मतलब निश्चित है कि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी सुनो कौन सा है, ये ग्रीन थे ना, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, ठीक है। तो ग्रीन फील्ड में देख लो क्या है, in which a parent corporation establishes a subsidiary in the destination country. It builds operation from the scratch. McDonald, Hyundai, Pepsi are example of the greenfield FDI. यानी वो इंडिया में आए, पहले उन्होंने अपनी कंपनी खोली, यहाँ पे ओन कंपनी खोली, स्टार्टिंग से काम शुरू किया, ठीक है। और एक सब्सिडरी की तरह, जैसे मान लिया मैकडोनल्ड, मान लिया अमेरिका का है, तो उसने इंडिया में आके एक ब्रांच खोली, ठीक है। और ये जो ब्रांच खोली है, इस ब्रांच जो खुली है वो अपने पेरेंट कॉरपोरेशन से खोली है उसने, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, ब्राउन फील्ड FDI में, इसमें क्या है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन विच मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बाइज स्टॉक। यहाँ पर वो क्या खरीद रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं, यानी शेयर खरीद रहे हैं इन एन एस्टेब्लिश्ड फर्म इन द होस्ट कंट्री। फॉर एग्जाम्पल दाइची सेंक्यो जापान एक्वायर्ड द रेनबैक्सी फील्ड, रेनबैक्सी इंडिया। देख लो, जिसने स्टार्ट किया यहाँ बिजनेस, जिसने स्टार्ट किया, पहले उसने स्टार्ट किया और बाद में वो कंपनी और शेयर खरीदना चाहती है, तो वो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा फील्ड FDI है,
ब्राउनफील्ड। नहीं नहीं, जिसने अपना ऑपरेशन शुरू किया था और आज वो 100% पे जा रही है, वो ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड है। और एक है उसने कभी भी हमारे वहां कंपनी चलाई नहीं, आज आए और एक कंपनी खरीद ली। वो कौन सी है? और कंपनी खरीदने के लिए क्या बताया उसने, क्या खरीदे उसने कंपनी के? स्टॉक। शेयर्स खरीद लिए उसने, ठीक है, कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो हो गया। अच्छा, जॉइंट वेंचर में क्या है? तीसरा वाला पॉइंट क्या है? जॉइंट वेंचर यानी मिलजुल के कर रहे हैं। बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी एंड लोकल कंपनी जॉइन अप शेयर इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी प्रॉफिट और सोर, जैसे हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, ये क्या है? जॉइंट वेंचर है शुरू में जब आए यहाँ पे, ठीक है। जैसे वो एक रेनॉल्ट गाड़ी है ना, जिसकी डस्टर गाड़ी आती है रेनॉल्ट, तो रेनॉल्ट जब इंडिया में आई थी तो किसके साथ टाइप किया था उसने? महिंद्रा, किसके साथ था? महिंद्रा के, ठीक है। चलो, एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर, अब यहाँ पर आ गया कि कौन से सेक्टर है जहां बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जैसे अधिकतर वो है कंपनियां जिनको हम लोग यहाँ पे बिजनेस प्रमोट करने ही नहीं देते, यानी जिस बिजनेस को हम अलाउ नहीं करते। कौन कौन से? लॉटरी, और विच इंक्लूड इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन द ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट TDRs, रियल एस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फार्म हाउस नहीं बना सकते। रियल एस्टेट बिजनेस डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप। हाँ, अभी देखो, कोई अगर टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं तो टाउनशिप डेवलप करने में डेवलपमेंट करने वाली कंपनी अलग होती है और ये रियल एस्टेट बिजनेस थोड़ी सी अलग होती है। टाउनशिप का मतलब है वो केवल डेवलप करेंगे और चले जाएंगे, यानी ओनरशिप नहीं है उनकी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार निधि कंपनी को क्या होता है, निधि कंपनी, क्या निधि कंपनी, निधि कंपनी? निधि कंपनी ये जो हमारे वहाँ जैसे पर्ल्स ग्रीन है और सहारा है, ये क्या है सब? ये मतलब चिट पैसा फंड। इन्वेस्ट करती है, एक तरह से चिट फंड टाइप की कंपनी हो गई। ट्रस्ट बोल दो आप इसे, ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब निधि होता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी किसी भी तरह की, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो मेडिकल हैजार्ड वाली चीजें हैं उन सब की कोई कंपनी। एक्टिविटी सेक्टर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशन नहीं, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये तो जान लिया कि हम इंडिया में किसी कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं एफडीआई के थ्रू, लेकिन उसका एक दूसरा तरीका भी है कि वो एफडीआई से तो नहीं कर रहे। तीन लोगों के माइक खुले हुए हैं। चलो, तो एफडीआई तो एक हो गया, लेकिन दूसरा तरीका एक और है। आपने कंपनी नहीं खरीदी, लेकिन कंपनी में कंपनी के कुछ क्या खरीद लिए? शेयर सर। शेयर खरीद लिए। कहां से खरीदे? स्टॉक एक्सचेंज से। कंपनी को कुछ नहीं पता, तो वो भी एक तरह का क्या है, एफडीआई के कैटेगरी में आता है। बट उसमें एक रेंज है कि अगर अगर आप किसी भी कंपनी के एक सर्टेन % तक शेयर खरीदते हो तब तक तो वो एफआईआई में होगा, और जैसे ही उससे ज्यादा जाओगे तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? एफडीआई में, ठीक है। तो एफडीआई और एफआईआई का फर्क समझ लेते हैं। और लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो हमारा स्टॉक मार्केट चलता है उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। वो एक ही दिन में 10,000 करोड़ के शेयर खरीद लेते हैं, एक ही दिन में 50,000 करोड़ के बेच देते हैं। तो इनकी एक्टिविटी से क्या फर्क पड़ता है? शेयर ऊपर नीचे जाता है। बहुत फ्लक्चुएशन बहुत हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप,
foreign institutional investor and are companies based outside India that offer investment proposal in India. ठीक है. The portfolio investment program allows FII, NRI, PIO to invest in India's primary and secondary capital, यानी इंडिया के शेयर मार्केट में उनको अलाउ किया हुआ है. Under this arrangement, FII, NRI can acquire share debenture in Indian companies through the Indian Stock Exchange. उन्हें ये खरीदने के लिए हमारा जो BSE NSE स्टॉक एक्सचेंज है वहां से खरीदना पड़ेगा. ठीक है. They are registered as FII with SEBI and play an essential role. तो ठीक हो गया. तो यहाँ पर अगर ये बात करें, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया होता है. फाइनेंशियल ईयर 2022 नेट FPY वर नेगेटिव इतने बिलियन. ये क्यों हुआ था? आपको पता है कि ये जो पिछले 3 साल थे, यहाँ पर क्या हुआ था? ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट किया था कम हुआ था. ठीक है. FII आउटफ्लो वर इतना एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाज इतना. तो दोनों को ऐड करोगे तो ये फिगर आएगी. तो इसमें पूरा बोला हुआ है कि आपका ज्यादा गया और आया कम. ठीक है. जबकि और किसी ईयर में कहता है कंपेयर टू ए नेट इनफ्लो इतने बिलियंस इन ए प्रीवियस ईयर. तो उस समय क्या था कि यहाँ पर इनफ्लो जो हुआ था इतना था, और इस बार इनफ्लो कितना हुआ 21-22 में 2.63. मतलब इनफ्लो कम हुआ है, आउटफ्लो ज्यादा हुआ था. तो कोविड वगैरह की वजह से था. चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि FDI और FII में क्या फर्क है. देखना, FDI में डायरेक्ट आपकी मशीनरी और सामान वगैरह में पैसा लगता है, और ये क्या करते हैं, ये आपके इक्विटी या सिक्योरिटी को खरीदते हैं. कहां पर? FII. समझ लीजिएगा इसको, आपके इस चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. इट हैज लॉन्ग पर्सपेक्टिव. FDI का मतलब है अगर आप आके यहाँ कंपनी खोल लें तो इसीलिए खोल रहे हैं कि 20-30 साल काम करेंगे. और FII में सुबह खरीदेंगे, शाम को बेच देंगे. ठीक है. ये शॉर्ट टर्म है. इट कंट्रीब्यूट इनटू GDP. मतलब जब वो कंपनी इंडिया में काम करेगी तो जो प्रोडक्शन होगा वो किस में आ जाएगा? हमारा GDP में. और ये जब आती है तो इससे प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता है. इसने तो सिर्फ क्या कर रखा है? इक्विटी कर रखा है. अच्छा. हाउएवर द प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड द टैक्सेस इम्पोज ऑन सच इन्वेस्टमेंट एट दे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कंट्री GDP. अब देखो, उसमें वो ये कहता है कि जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ से क्या लेके चले जाते हैं, बोलो, यहाँ से क्या ले आते हैं? पैसा लेके चले जाते हैं. पैसा तो ले आते हैं. किस फॉर्म में ले आते हैं? क्यों ले जाते हैं? किस कारण से? प्रॉफिट लेके चले जाते हैं. प्रॉफिट या डिविडेंड कह लीजिए आप. ठीक है. तो हमारी कंट्री GDP से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है. माइनस. अगर आपको ध्यान हो तो हम NFIA लिख रहे थे वहां पर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो हम उसमें लिख रहे थे बाहर का कोई आदमी इंडिया आता है और यहाँ से कमा के ले आता है. तो यहाँ आदमी कोई नहीं आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? यहाँ पे पैसा जा रहा है. पैसा उन्होंने लगाया, उसको प्रॉफिट हो गया, बाहर ले गए. ठीक है. इट इज स्टेबल इन नेचर होता है. और ये क्या होता है? वॉलेटाइल, कि भैया आज सुबह लगाया, शाम को चला गया. इट डिपेंड अपॉन द मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द होस्ट नेशन एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है. और ये डिपेंड करता है आर्बिट्रेज. आर्बिट्रेज का मतलब होता है एक ही समय पे एक मार्केट से खरीदना और उसी समय पे दूसरे मार्केट में बेच देना. जैसे दिल्ली में जो है टमाटर 20 रुपए किलो है, मुंबई में 25 रुपए किलो है, या दिल्ली के पास गाजियाबाद में 20 रुपए किलो ना हो करके वो 25 रुपए किलो है. तो ये जो डिफरेंस है इसका फायदा उठा लेते हो. ठीक है. इट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स. होता है कितने तरह का होता है? ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और जॉइंट. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का रखा हुआ है. ठीक है. और फिर मैं बताता हूँ, ग्रीन फील्ड का मतलब है स्टार्टेड ऑपरेशन थ्रू सब्सिडरी. ठीक है. ब्राउन फील्ड में
स्टॉक परचेज, स्टॉक का मतलब शेयर, शेयर्स के लिए। और जॉइंट वेंचर में, जॉइंट वेंचर समझिए कि एक इंडिया की कंपनी एक बाहर की कंपनी दोनों मिलके चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉट मनी एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ हेज फंड। हॉट मनी बोलते हैं किसको? FII को। क्यों बोलते हैं हॉट मनी? क्योंकि वो कभी भी चली जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना अलग बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना अलग बात है। क्या बोलता है? डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज ए सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट इन द सोसाइटी मटेरियल वेल्थ। मतलब सस्टेन का मतलब जितना खुशहाली आज है वो खुशहाली चलती रहे। ऐसा ना हो कि खूब काम किया आपने, 2 साल खूब तरक्की हुई, उसके बाद कोई काम नहीं, सब खत्म हो गए, तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। जी अपार्ट फ्रॉम द नेशनल इनकम ग्रोथ, इट एनकम्पासेस सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इतनी सारी चीजों को जब ध्यान रखेंगे तो हमारा क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इट इंक्लूड चेंजेस इन द अवेलेबल रिसोर्सेस, कैपिटल फॉर्मेशन रेट, population size and composition, technology, skill, efficiency and organizational and institutional architecture। इसका मतलब ये है कि ये हर डायरेक्शन में इसका फायदा मिलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। These reforms contribute to the larger goals of the guaranteeing more equitable income distribution। तो अगर डेवलपमेंट है तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छी होगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और पॉवर्टी में रिडक्शन होगा, ठीक। तो वहीं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमी इज एक्चुअल नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। तो यहाँ पर उसने जो बात करी है सोशल वोशल की बात नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? पर कैपिटा इनकम यानी आंकड़ों की बात कर रहा है। व्हेन कंपेयर टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होती है, क्या किया अंडरलाइन मैंने? ग्रोथ होती है सर जो क्वांटिटेटिव फिगर्स में होती है, फिगर और की डेवलपमेंट में उसका सोसाइटल, एजुकेशनल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सब डेवलपमेंट में, ठीक है। या इसका फर्क बता रखा है। तो क्या फर्क है देखो, ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसने क्या बोला? द इंक्रीमेंट इन अमाउंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। तो ये तो केवल फिगर की बात है। और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसमें बोलता है क्या? रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लोग अमीर हो मतलब उनकी गरीबी को हटाया जा सके, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, मेजर्स ऑफ लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ केयर। तो ये थोड़ा सा अच्छा काम है, ठीक है। और यहाँ पर ये फोकस करती है प्रोडक्शन पर, GS मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, और ये डिस्ट्रीब्यूशन पर, मतलब जो प्रोडक्ट हो गया है, प्रोड्यूस हो गया, वो सब तक पहुंचे। सिंगल डायमेंशनल ऑफ द नेचर, और ये मल्टी डायमेंशनल। इसका तो सिर्फ क्या है? क्वांटिटी से मतलब है, और इसका इनकम एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन प्रीकर्सर एंड प्री रिक्विजिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए ये जरूरी है पहले आपकी क्या हो? इकोनॉमिक ग्रोथ। जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो आप कैसे डेवलपमेंट होगा? नहीं हो पाएगा। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ में GDP, GNI, पर कैपिटा इनकम ऑफ रिसोर्सेस है। और यहाँ पर देखो, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपका कि आउट ऑफ दीज विच इंडेक्स डू नॉट रिलेट विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपने सुना होगा ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी, गिनी कोफिशिएंट, इसके बारे में बात करेंगे, हमारे आगे आएगा ये। और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये सब चीजें देखी जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली लुक्स एट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ये उसने क्या कहा? क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है।
रिलेटिवली नैरो कॉन्सेप्ट है और ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एज ए डायमेंशन, तो ये आपको पता ही लग गया कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें ये जो सारे जो इंडेक्सेस हैं, इन इंडेक्सेस की ग्रोथ को ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिया गया है, ठीक है। जल्दी से इसे क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, इसमें क्या टारगेट मैकेनिकल एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट 2019-20 में। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस वहां नहीं पूछे जाने चाहिए क्योंकि ये बहुत पुराना 19-20 का डेटा को करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है, फिर भी देखते हैं क्या है। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? इंडिया की जो मर्केंडाइज और सर्विस में समझ में आया। मर्केंडाइज में क्या क्या काउंट होता था? प्रोडक्शन और सर्विस, ठीक है। दो तरह के वर्ड यूज होते थे ना, मर्केंडाइज वाला और सर्विस वाला। 900 बिलियन सर, कितना है? 900 बिलियन। 900। ये आप फैक्ट है, पीछे पलट के देख सकते हो, ठीक है। दूसरा, एफडीआई फॉर पाकिस्तान प्लेस अंडर गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूल बिना उसके नहीं कर सकते, ठीक है। एफडीआई प्राइवेट बैंकिंग में 26%। 24। सही भैया, 74 है। पब्लिक सेक्टर में कितनी है? पब्लिक सेक्टर में 26। 26%। 20 अच्छा। 20। एफडीआई इन इंडिया प्रोहिबिटेड विच सेक्टर? 50 इंडिया। लॉटरी बिजनेस। और हॉट मनी क्या होता है? एफआईआई। एफआईआई। अच्छा, ये जो एफडीआई होता है कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। 3 टाइप से। कौन कौन सा? ग्रीनफील्ड, Green, ब्राउनफील्ड एंड brownfield, जॉइंट और वेंचर। तीसरा होता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर, ठीक है। ये आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसमें जो ये लेट सम अप दिया हुआ है, अगर आप अभी भी आपके 15 मिनट बचते हैं तो जो सिंसियर लोग हैं वो 15 मिनट में इसको लेट सम अप को रिवाइज कर ले तो ये टॉपिक हमारा इस तरह से हो जाएगा। और शाम को हम लोग 8 बजे मिलेंगे क्लास में, ठीक है। सर पीडीएफ शेयर कर दीजिए। हाँ, वो कर ऐप देता में हूँ, डाल अभी कर देता हूँ, ठीक है। जी।